वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जेके बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। नाउ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री का यहाँ पे आपको जितने भी लास्ट 12 ईयर्स के पेपर्स हुए हैं, 14 ईयर्स के पेपर्स हुए हैं, उनका निचोड़ आपको मिलेगा एंड साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड अगर आप ये करके जाओगे, आई एश्योर यू कि आपका जो पेपर है 90% पेपर आपका यहीं से दिखेगा, यही क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। 90% पेपर आपका यहीं से होगा, बस आपको फॉलो करना है। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, कुछ चीज़ें यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वन थिंग इज, देखिए जो आपके यहाँ पे टोटल यूनिट हैं, दे आर कितने, 10 यूनिट। पहले कितने यूनिट हुआ करते थे केमिस्ट्री में? 16 यूनिट हुआ करते थे बिफोर 2024। 16 यूनिट हुआ करते थे एंड 6 यूनिट डिलीट किए गए हैं। देयरफॉर ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, दिस इज पुराना वेटेज आपका, एंड ये जो रेड में आपको दिख रहा है, ये आपका नया वेटेज है। एंड एट लीस्ट जो आपके केमिस्ट्री पे के ट्यूटर होंगे, टीचर होंगे, उन्होंने एट लीस्ट आपको इससे अवेयर किया होगा, या फिर अगर उन्होंने नहीं किया होगा, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ से अवेयर हो कि किस यूनिट में कितना वेटेज बढ़ा है। सो पहले जो आपके ये 10 यूनिट है यहाँ पे, पहले हमारे टाइम पे इसमें होते थे कितने, 45 मार्क्स। कितने मार्क्स? 45। नाउ इतने ही यूनिट आपके पास हैं एंड आपके कितने मार्क्स हैं इसमें? 70 मार्क्स। नाउ अगर आप देखोगे एट मिनिमम मैं बोलूँगा कि 33% आपका सिलेबस जो है वो डिलीट किया गया। जब नया सिलेबस आया 2023 में, 33% सिलेबस आपका डिलीट हुआ। सो देखिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वरी करने की नीड नहीं है, या फिर अगर आपने साल भर पढ़ा है तब भी आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पे पूरा निचोड़ निकाला है, यही आपको करके जाना है। वीडियो में एंड तक बनिएगा एंड अच्छे से देखिएगा। नाउ देखिए, सो ये चीज़ों से, इन चीज़ों से आप अवेयर होने चाहिए। नाउ अगर आप देखोगे कुछ टॉपिक भी इवन डिलीटेड हुए हैं। सो अगर आप ये सोचोगे कि केमिस्ट्री में आप आओगे एंड ऐसे ही कोई कोई टॉपिक उठाओगे एंड करके जाओगे, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे आपको हर यूनिट पढ़ के जाना है एंड हर यूनिट में आपको मेस्ट जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं उनको आपको करके जाना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेटेज कितना बड़ा है इन यूनिट्स का। स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक में यहाँ पे 33 मार्क्स का वेटेज बना है, जो कि पुराने टाइम में टोटल जो ऑर्गेनिक के 7 यूनिट्स होते थे उनमें 25 मार्क्स होते थे, अब 33। सो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से आपके पेपर में अच्छी खासी लेवल आ सकती है, क्योंकि अब हर कोई टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना है। एंड इसी टाइप से मैंने कोशिश की है कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेड हैं इस साल, उनको मैं अलग करके आपको निचोड़ बता दूँ। नाउ देखिए, वरी करने की नीड नहीं है। आई नो कि आपका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट इन्होंने 2 मंथ्स वेस्ट किया पहले रिजल्ट के साथ, एंड अब अर्ली एग्जाम्स आप देख रहे हो यहाँ पे। सो अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मेरे टाइम पे फॉर एग्जांपल मेरा पहला पेपर था इंग्लिश का। थोड़ी बहुत आपको मोटिवेशन भी यहाँ पे मिलेगी, आपको 1 मिनट की मोटिवेशन। 15 को मेरा पहला पेपर था इंग्लिश एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी गुड इन ग्रामर। देखिए, बोलना एंड ग्रामर जो है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। स्पीकिंग एंड ग्रामर जो है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सो मैंने 97 अटैम्प्ट किए थे एंड मेरे 95 मार्क्स आए थे। सो मेरा पहला पेपर बढ़िया गया था एंड मैं कंफर्म था कि मुझे 95 मार्क्स आएंगे। फिर उसके बाद 29 को मेरा नेक्स्ट पेपर था, या फिर 30th अक्टूबर को, आई एम रिमेम्बरिंग, 30th अक्टूबर को मेरा नेक्स्ट पेपर था, दैट वाज मैथ्स। नाउ मैथ्स में मुझे 14 डेज का गैप मिला था एंड इन 14 डेज में मैंने खाली मैथ्स पढ़ा, क्योंकि जो 12th में होंगे उनको पता होगा कि मैथ्स कितना वास्ट है। जितने आपके बाकी 2-3 सब्जेक्ट हैं उतना उनका सिलेबस मिलाकर खाली मैथ्स का सिलेबस बनता है 12th में। सो मैथ्स का पेपर था मेरा एंड मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था जब मैं मैथ्स को पढ़ता था। मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मैं खाली मैथ्स पढ़ता था एंड इन 14 डेज में मैंने कुछ भी अलग नहीं पढ़ा, कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा, खाली मैथ्स में पढ़ता था। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। मुझे लग रहा था अंदर से कि मेरा मैथ्स पेपर अच्छा नहीं होगा, मतलब खामा मुझे डर आ गया था। इवन दो कि मैंने उसी साल केमिस्ट्री भी बच्चों को पढ़ाया था, जो मेरे बैचमेट्स थे उनको मैंने ऑर्गेनिक भी पढ़ाई थी, मैथ्स भी पढ़ाया था। मैं 12th से ही ट्यूशन देता था। नाउ
जो मैथ्स का पेपर था मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर था कि मुझे 95 प्लस आएंगे, बट इतना गंदा पेपर हुआ कि लास्ट में 68 मार्क्स ही आए मैथ्स में। फिर मतलब इतना मैं रोने लगा। एंड उस टाइम जो मेरे डैड हैं उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। फिर इसके बाद था हमारा केमिस्ट्री का पेपर। नाउ केमिस्ट्री का पेपर था मेरा 5 नवंबर को, यानी कि ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज का गैप यहाँ पे था। एंड 3 दिन मैं खाली रो रहा था किसको लेकर, मैथ्स पेपर को लेकर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बट स्टिल एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका एडवांटेज क्या होता है। मुझे ऑर्गेनिक इतनी बढ़िया थी कि एंड ये फोबिया रहता है, एक और फोबिया मैं आपको यहाँ पे दूर करता हूँ कि अगर आपने 11th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 12th में नहीं आएगा। मैंने ऑर्गेनिक 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा था एंड स्टिल आई स्कोर 25 आउट ऑफ 25 इन 12th ऑर्गेनिक। मैंने अच्छे से पढ़ा, जो 12th वाला पोर्शन है उसी के ऊपर फोकस किया। एंड आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे डिविएट होते हैं, डिविएट किया जाता है। मार्केट, कोचिंग का मार्केट, बिजनेस मार्केट ज़्यादातर बन रहा है, आपको डिविएट किया जाता है। नहीं, आप 12th में हो, आप 11th का भी कोर्स लो। ऐसा नहीं होता है, जिस स्टेप पे आप हो पहले आपको वही स्टेप क्रॉस करना है। फिर अगर आपसे कुछ छूट गया है वो आप नेक्स्ट ईयर करो, मे बी 1 साल एक्स्ट्रा लग जाए, फिर क्या, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो वरी करने की नीड नहीं है। सो मेरा भी मतलब देखिए, मैंने उस सिचुएशन में जब मुझे लग रहा था कि मैं मैथ्स में पूरा फेल हो गया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 95 आएंगे, बट लास्ट पे 68 मार्क्स आए। एंड ये भी तब जब 10 मार्क्स हर बच्चे को मैथ्स में दिए गए, क्योंकि उस साल काफ़ी बच्चों ने सुसाइड भी किया मैथ्स पेपर को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो मिसलिनियस से पूछे गए थे। सो स्टिल मेरे जो केमिस्ट्री में मेरे 93 मार्क्स आए थे जब मैंने खाली 2 दिन लास्ट पे केमिस्ट्री को पढ़ा। सो वरी करने की नीड नहीं है, आप बस अपने ऊपर फोकस रखिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिए। आपके पास 30 डेज हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास। या फिर अगर आप इस वीडियो को लास्ट पे भी देखो, अगर आपके पास 10 डेज भी है ना, बिलीव मी आप अच्छा करोगे। एंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप इस साल आप 12th को पास करके जाओगे। जो जेके बोपी की सीरीज़ है, आई एम विल बी स्टार्टिंग दिस सीरीज़, क्योंकि अभी नीट में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा जेके बोपी की सीरीज़। एंड जहाँ पे हमारा टारगेट होगा 60 आउट ऑफ 60 इन फिजिक्स। नाउ पहला यूनिट आपका यहाँ पे सोल्यूशंस। देखिए ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। एंड इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन आप ये यहाँ से करके जाओगे। देन रोड्स लॉ क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, एंड कुछ सोल्यूशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि आइडियल, जो कि हमारे पास नॉन आइडियल होती हैं, एंड वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन शो करती हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंड यहाँ से आपको डायग्राम भी शो करनी होगी डिविएशन वाली। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एज पर ऑर्डर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिलेबस में है, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ देखिए, अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ना चाहते हो, मैंने यहाँ पे ऑर्डर में रखी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है इट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं 3 स्टार लगाऊंगा। फिर इसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं 2 स्टार दूंगा, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को 1। यानी कि अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट छोड़ सकते हो, बट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको लगाना है। फिर यहीं से आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकालना होगा। देन वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, कैसे ये आपको हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, इनके यूनिट बताइए। देन कोल-राशिस लॉ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का। कोल-राशिस लॉ हमारे पास क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए, एंड इसकी बेसिकली आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, एंड एक एप्लीकेशन को आपको क्या करना होगा, अच्छे से एक्सप्लेन। फिर फैराडेज लॉज को आपको एक्सप्लेन करना है। देन गैल्वानिक सेल हमारे पास क्या होती है, वर्किंग एंड डायग्राम भी यहाँ पे आपको क्या करना है, बनानी है। देन फ्यूल सेल, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे बनानी होगी। फिर कोरोजन क्या हमारे पास होता है, कोरोजन का मैकेनिज्म एंड कैसे आप इसको प्रिवेंट करोगे। फिर नर्नेस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस। एंड ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं ऑर्डर वाइज, सो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस यूनिट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोल-राशिस लॉ, फिर इसके बाद फैराडेज को मैं मानूंगा, फिर गैल्वानिक सेल को, फिर फ्यूल सेल को, ऐसे ही आप नीचे करके आओगे। सो यही क्वेश्चन आप लगाओगे, एंड इनफैक्ट आप एक एक दिन में
या फिर अभी आपके पास टाइम भी है, आप 2 दिन में अच्छे से ईजिली एक एक यूनिट को फिनिश कर सकते हो। फिर केमिकल काइनेटिक्स देखिए, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट आप बताइए। इफेक्ट टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, कैटलिस्ट का, किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। फिर डेरिवेशन आपको करनी होगी रेट कांस्टेंट के लिए, एंड स्पेशली जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके ऊपर आप ध्यान रखोगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या होती है, इनके बीच डिफरेंस। हाफ लाइफ हमारे पास क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड। देन आपको डेरिवेशन करनी होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इक्वेशन की, एंड बेसिकली या फिर आपसे ऐसा भी बोला जाएगा कि शो दैट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा डिराइव इट्स इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करते हैं। अरीनस इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस, ये आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, आपको पहले नेमिंग करनी है कि बताइए हमारे पास जो डी सीरीज है, डी 3D 4D 5D, मेनली आपको कौन सी स्टडी करनी है, 3D सीरीज, इसी की प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि मेन थिंग है, क्योंकि उसी के बिना पे आप अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख पाओगे। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नेम दी एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, राइट दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सप्लेन दियर फ्यू जनरल प्रॉपर्टीज। एंड इस यूनिट से भी आप 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए 4 यूनिट हैं आपके ऐसे जहाँ पे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एक तो आपका सॉल्यूशन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी कि ये 4 यूनिट हैं, इनमें से किसी 3 यूनिट के ऊपर क्या होगा, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं 5 मार्क के, वो 3 क्वेश्चन इन 4 में से किसी 3 यूनिट के ऊपर होंगे। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, आपको जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर वाइज दे के रखी हैं कि आपको फॉर एग्जांपल ये 3 जो है ना, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है होते हैं ये क्यों एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। फिर आप ये भी करके जाओगे, वाई दे फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, या फिर वाई दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एंड इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली 3 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं हम, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। इवन की जो एक्टिनाइड्स वाली फैमिली है उसको आप छोड़ सकते हो। K2Cr2O7 जो हमारे पास होता है, इसकी प्रेपरेशन आप कैसे करोगे, एंड इसकी 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। सिमिलरली KMnO4 जो हमारे पास है, इसकी प्रेपरेशन एंड 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आप मेंशन करोगे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आते हैं। डिफाइन, देखिए डिफाइन पहले इसमें शायद 4 मार्क्स होते थे, अब इसमें 7 मार्क्स हैं। सो देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो बड़ी है। अच्छा, डिफाइन क्या क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है हमारे पास। ये आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, कोई भी 3 आपको यहाँ से उठाकर वो देगा। सो यूनिडेंटेट लिगेंड हमारे पास क्या होता है, देन बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास क्या होता है, एंड चीलेटिंग लिगेंड हमारे पास क्या होता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ से आप करके जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर आप करके जाओगे, एक एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। स्पेशली जो MCQs आपसे पूछे जाएंगे वहाँ से इन 2 में से डेफिनेटली एक के ऊपर क्वेश्चन होगा। फिर डिफाइन करिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, फिर कोऑर्डिनेट एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है, या फिर लिंकेज एंड कोऑर्डिनेट, ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके कंपैरिजन में, बट ये 4 आपको करके जाने हैं। सो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बताया जाएगा, एंड आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देनी है एंड थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करना है। फिर एप्लीकेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो बेसिकली इतना आप करके जाओगे इसमें। सो पहले डेफिनेशंस, फिर नॉमेनक्लेचर एंड ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास, फिर आइसोमेरिज्म, एंड लास्ट पे एप्लीकेशंस। देन हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, दैट इज आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट। देखिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में गिव एनी 3 फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, कोई सी भी 3 केमिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देनी है। फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोईथेन, बेसिकली आप
हमें बताइए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, या फिर क्लोरो इथेन या फिर ब्रोमो इथेन, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल, ईथर, साइनाइड, नाइट्रो इथेन, थायोल, अल्केन। यहाँ पे हमारे पास 10-12 कंपाउंड्स हैं, बट मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 आपके लिए लिए हैं जो कि आपको करके जाने हैं, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो। फिर गिव एनी 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स, इनमें से कोई 3 आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर गिव एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। सो क्लोरोबेंजीन जो हमारे पास होता है, इसकी 3 कोई सी भी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। अच्छा, फिर वाई हैलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको एक्सप्लेन करके देना होगा। साथ ही में वर्ड्स रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सी। नोट मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, आपको ज़्यादा अंग्रेजी नहीं छापना होता है। आपको क्या करना होता है, आपने ऊपर रिएक्शन लिखी एंड आपने स्टार्टिंग में ही लिखा हियर वी यूज डैश डैश एंड डैश डैश टू गेट डैश डैश। सो हम ये चीज़ और ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं एंड हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर आपने रिएक्शन बनाई एंड नीचे रिएक्शन में क्या करना है, जो हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं उनके नाम आपको देने हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। बस इतना, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। एंड इवन बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री का पेपर था, हमारे पास 3 घंटे का पेपर होता था एंड ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि 50 मिनट्स में मैंने अपने टाइम केमिस्ट्री पेपर को फिनिश किया था। पूरा पेपर मैंने 50 मिनट्स में फिनिश किया था केमिस्ट्री 12th का। सो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, टू दी पॉइंट। रिएक्शंस में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, 3-4 लाइन्स में आप लिखोगे अंग्रेजी वगैरह, आपको टू दी पॉइंट लिखना है। एंड एग्जामिनर जो होता है वो उसको सब चीज़ें पता होती हैं। मेन चीज़ क्या होती है, अगर आप टू दी पॉइंट लिखते हो, जो एग्जामिनर होता है, जो आपके पेपर की मार्किंग करेगा, वो खुश हो जाता है एंड देखता है कि जो हमारे पास एस्पिरेंट है वो क्या कर रहा है, टू दी पॉइंट चीज़ें मुझे दे रहा है। एंड आजकल जो पेपर भी है, अगर आप देखोगे पेपर 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क के भी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, उनमें आपसे सिंपल 1-2 लाइन वो मांगता है, ना कि आपको डिटेलिंग में जाना है। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे पेपर करते टाइम। फिर गिव दी यूज एंड इम्पैक्ट्स, किनके, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड DDT। एंड स्पेशली यहाँ पे जो DDT है इसको आप ज़्यादा देखोगे। फिर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स है, व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, आपको एक्सप्लेन करना होगा इनको एग्जाम्पल देकर, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। फिर डिस्कस दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या फिर जो अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, वही आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है इनका मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन, क्योंकि 2 ही मैकेनिज्म आपको देखने हैं अपने एग्जाम में। वन इज जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। ये 2 मैकेनिज्म अच्छे से देख के जाना। फिर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपको हर एक यूनिट में मिलेगी। स्टेरिफिकेशन स्पेशली अल्कोहल्स में भी आपको ये रिएक्शन मिलेगी, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी मिलेगी। हमारे पास जब हमारे पास अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। सो फिर आपको रिएक्शन दिखानी है, आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो एक लाइन में व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, आप आंसर लिखोगे। फिर नीचे आप रिएक्शन दोगे, फिर प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे दोगे। फिर फिनॉल्स क्या होते हैं, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल्स, एरोमेटिक अल्कोहल चाहिए, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैसे इससे डिफर करता है। एंड साथ ही में आपको एक्सप्लेन करना है एसिडिक कैरेक्टर किनका, फिनॉल्स का। गिव ए मेथड ऑफ प्रेपरेशन बाई विच ऑल दी 3, यहाँ पे है 3, ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी कि एक ऐसा मेथड दो जिससे हम तीनों टाइप के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे। या तो आप किसका यूज़ करोगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, या प्राइमरी अमाइंस का करोगे, दोनों में से एक रिएक्शन आप शो करोगे। फिर गिव एनी 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है अगर ऐसे आपसे पूछे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपन चॉइस है, कोई से भी 3 मेथड आपको देने हैं जहाँ से आप फिनॉल को प्रिपेयर करोगे। या फिर गिव एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, कोई से भी 3 प्रॉपर्टीज आपको देनी है। फिर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, यहाँ पे आपको हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन राइज होती हैं। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करिए कोल्बर्ग रिएक्शन, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड, यानी कि आपको घुमाकर वही चीज़ पूछ रहा है। जो कोल्बर्ग रिएक्शन है या तो आपको डायरेक्टली देगा कोल्बर्ग रिएक्शन, या फिर किसी पेपर में ऐसे पूछेगा 3 मार्क का क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम
आपसे पूछेगा फिनॉल वगैरह से, सो आपको ऐसे ध्यान रखना होगा। या फिर राइमर टाइमन रिएक्शन हमारे पास क्या है, या फिर ऐसे आपको एग्जाम में देगा हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइल्डिहाइड। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। फिर रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ थाइलिक एसिड, ये भी आप देखोगे। एंड लास्ट पे हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ निकल भी देखोगे आप, जहाँ पे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है। फिर ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है हमारे पास, कैसे आप ल्यूकोस टेस्ट का यूज़ करके प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करोगे। ये तो होगी अल्कोहल्स फिनॉल्स की बात, इतना आप करोगे। फिर ईथर्स में बस ये 3 क्वेश्चन करके आप जाओगे। ईथर्स में विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, या फिर इसको घुमा फिरा कर ऐसे देगा हाउ विल यू प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये हमारे पास क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। इस स्टेज का आप ध्यान रखोगे। या फिर आपको बोलेगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथॉक्सी इथेन फ्रॉम, आपको बोलेगा क्लोरो इथेन, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। क्योंकि देखिए जो ऑर्गेनिक होती है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो एस्पेरेंट होता है उसको मेन चीज़ क्या करनी है, उसको समझना है। आपने पढ़ा ऑर्गेनिक को, आपने प्रैक्टिस की, ढेर सारी प्रैक्टिस 4-5 बार, फिर आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए मतलब एक ही क्वेश्चन विलियमसन सिंथेसिस 3 टाइप से पूछ सकता है। कैसे, एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस, या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, या फिर ऐसे भी देगा हाउ विल यू प्रिपेयर। देखिए हाउ विल यू प्रिपेयर, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाउ विल यू प्रिपेयर इथॉक्सी इथेन फ्रॉम क्लोरोइथेन, या फिर बोलेगा इथाइल क्लोराइड। सो देखिए एक ही क्वेश्चन को 3 लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पे फ्रेम किया, या फिर एग्जामिनर फ्रेम करेगा। सो आपको वरी करने की नीड नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि आप लास्ट पे आओगे आप ऑर्गेनिक करके जाओगे, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल क्या है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर सकते हो, बट अगर ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर देगा, आपने विलियमसन सिंथेसिस याद की एंड एग्जामिनर ने ऐसे आपको घुमाया, फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था स्टार्टिंग में ही कि जो ऑर्गेनिक है ये आपको काफ़ी आगे लेकर जाएगा, स्पेशली 12th में भी एंड आपके नीट जेई में भी, अगर आपका ऑर्गेनिक बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। फिर राइट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सो ये 3 क्वेश्चन करके आप जाओगे। एंड साथ ही में नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। देखिए नॉमेनक्लेचर जो है कहाँ कहाँ पे आप देखोगे, ऑलरेडी मैंने बोला आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप देखोगे, फिर ईथर्स में आप देखोगे नॉमेनक्लेचर, फिर आप कीटोन्स में देखोगे नॉमेनक्लेचर, एंड फिर आप अमाइंस में नॉमेनक्लेचर देखोगे। बस इन 4 में आपको क्या देखना है, नॉमेनक्लेचर। एंड डेफिनेटली जब नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से 4 में से किसी एक के ऊपर आएगा। अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर आपसे नहीं पूछेगा, एल्डिहाइड्स का नहीं पूछेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नहीं पूछेगा। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, या फिर अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, फिर राइट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से करके जाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला क्वेश्चन। यहाँ से भी 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पहले ही यहाँ पे आप देखोगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, जो मैं आपको अभी बोल रहा था। फिर गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। देखिए 5 मेथड, कोई से भी 5 मेथड, यहाँ पे हमने देखे थे 10-12, यहाँ से आपके पास ओपन चॉइस है, आप कोई भी 5 मेथड दो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए। देन हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम। देखिए यही जो 5 मैंने ऊपर बोले हैं, आपको जनरल कोई से भी 5 लेने हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। ये आपको वो डायरेक्टली देगा, क्या देगा, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्डिहाइड या फिर एसिटाल्डिहाइड, कीटोन या फिर एसीटोन फ्रॉम अल्कोहल, फिर अल्कोहल का नाम भी देगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड क्लोराइड्स, या फिर आपको बोलेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन रोसेल-मांडस रिएक्शन, या फिर नाइट्राइल से आप कैसे प्रिपेयर करोगे बेसिकली एल्डिहाइड्स को, फिर स्टेफेन रिडक्शन भी आपको दे सकता है इसका अल्टरनेटिव। सो अगर मैं एसिड क्लोराइड की बात करूं, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रोसेल-मांडस रिएक्शन। नाइट्राइल्स की बात करूं, इट इज स्टेफेन रिडक्शन। फिर यहाँ पे अल्काइन। सो ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि स्पेसिफिकली, जब स्पेसिफिकली पूछे, पर्टिकुलर रिएक्शन को पूछे। सो ये 5 हमारे पास हैं पर्टिकुलर रिएक्शन इंपॉर्टेंट। बाकी जनरल 5 मेथड्स आप कोई से भी देख सकते हो, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। कभी एल्डिहाइड के लिए पूछेगा अलग से, कभी कीटोन के लिए अलग से। फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आल्सो डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स दीज रिएक्शन। सो मैकेनिज्म यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपको थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे शो करने होंगे किनके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। फिर गिव एनी 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कोई से भी 5 हमारे पास
8 9 रिएक्शन है, ऑलमोस्ट 9 रिएक्शन हमारे पास हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैं जो हमने देखी है 9 रिएक्शन। आपको कोई भी 5 देनी है, बट उन 9 में से भी हमारे पास 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अलग स्पेसिफिकली पूछता है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा फिरा कर पूछेगा। क्या? गिव द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन विथ सोडियम बाइसल्फेट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्कोहल, हाइड्रोक्सिलामाइन या फिर हाइड्रोजीन। सो ये 6 इंपॉर्टेंट है जिनको डायरेक्टली पूछ सकता है, जो हमने 9 देखी हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें 9 रिएक्शन है। सो इनमें से 6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे भी आपको देगा तब अच्छी बात है। अगर आपको बोलेगा एनी 5 जब बोलेगा आपके पास ओपन चॉइस है। फिर हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स यूजिंग टॉलिनस रिएजेंट एंड फैलिंगस सॉल्यूशन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। फिर कैलामेंशन रिडक्शन क्या होती है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या होती है, या फिर कैलामेंशन एंड वुल्फ-किश्नर को ऐसे भी ये घुमा फिरा कर देगा इस क्वेश्चन में। कैसे? हाउ विल यू प्रिपेयर ईथेन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। सो इन दोनों रिएक्शन में, चाहे कैलामेंशन हो या फिर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन हो, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन से बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रिपेयर यहाँ पे अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। सो आपसे पूछेगा हाउ विल यू प्रिपेयर ईथेन फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। सो कैलामेंशन को ऐसे पूछ सकता है एंड वुल्फ-किश्नर को भी ऐसे ही पूछ सकता है। सो आप दोनों में से एक लिख सकते हो, बट जब डायरेक्ट नेम पूछे तब आपको पर्टिकुलर रिएक्शन देनी है। देन एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर, एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिजारो रिएक्शन। एंड एल्डोल में आपको क्रॉस एल्डोल भी देखनी है एंड क्लासियन रिएक्शन भी देखनी है। कैनिजारो में भी आपको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी देखनी है। या फिर आपसे बोलेगा राइट द रिएक्शन व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH या फिर व्हेन दे रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड NaOH। सो ऐसे भी घुमा फिरा कर देगा। सो अगर कंसंट्रेटेड NaOH बोल रहा है आपको, सो आपको कैनिजारो रिएक्शन लिखनी है। अगर डाइल्यूट पूछेगा तब आपको एल्डोल लिखनी है। फिर व्हाट आर, नाउ नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ देखिए, क्योंकि यू नो दैट हमारा एक पार्ट होता है इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा पार्ट हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई बोलेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में सिलेबस कम है, मतलब रिएक्शन कम है, कोई बोलेगा मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को छोड़ूंगा, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड करके जाऊंगा। ऐसी गलती ना करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है ना, यानी कि और आपसे पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन कभी एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही होंगे। जो आपसे और पार्ट भी यानी कि इंटरनल चॉइस जो आपको दी जाएगी, वो भी कभी कभार क्या होता है, ऐसे भी पेपर्स आए हैं जिनमें वो एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही है, जिनमें वो एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि आपको अगर छोड़ना है, आई विल रिकमेंड यू कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़िए, एल्डिहाइड एंड कीटोन पूरा आप पढ़िए। अच्छा, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कोई से भी 5 मेथड आपको देने हैं। फिर अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं, जो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है या फिर पूछा जाता है या फिर एग्जामिनर के फेवरेट डायरेक्ट, यानी कि आपको नहीं बोलेगा 5 मेथड, आपको बोलेगा इनसे प्रिपेयर करो। क्या क्या है? अल्कोहल्स, नाइट्राइल्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ये 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, ये 6 यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, जो आपसे एग्जामिनर दे सकता है। अगर ऐसे पूछे गिव 5 मेथड्स, तब आप कोई भी मेथड दे सकते हो, बट जो जनरल इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो ये हमारे पास हैं, अल्कोहल्स, नाइट्राइल्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। आप कैसे एसिटिक एसिड प्रिपेयर करोगे। फिर गिव एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सभी 5 आपके पास अगेन इंटरनल चॉइस है। बट अगेन अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करूँ, जो डायरेक्ट पूछा जाता है, इट इज़ पहली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने 4 रिएक्शंस देखी थी, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड या फिर PCl3, फिर रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ P2O5, रिएक्शन विथ अमाइन, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्या? रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, PCl3 एंड यहाँ पे अल्कोहल एंड P2O5। फिर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, या फिर रिडक्शन विथ HI एंड फॉस्फोरस, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। एंड देन HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल-वुल्हार्ड-जेल्निस्की रिएक्शन, इनके हैलोजिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे हम क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन अलग अलग से देखते हैं। सो HVZ रिएक्शन। सो पर्टिकुलर रिएक्शन अगर नेम डायरेक्ट पूछे तब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी नहीं पूछे सो तब आपको ऐसे देगा गिव एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज, तब आप कोई सा भी 5 रिएक्शन जो भी आपको याद है आप एग्जाम में छाप सकते हो। अच्छा, फिर डिस्कस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इतना करके जाना है। सो पहले प्रेपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर एसिडिटी।
नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स आप करके जाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अमाइन्स क्या होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन देखोगे आप, एंड कैसे हम हेनिसबर्ग टेस्ट का यूज़ करके इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर एक्सप्लेन होफमान्स अमोनोलिसिस, या फिर ऐसे भी घुमाएगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और हाउ कैन यू प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इट इज सेम एंड वन एंड द सेम थिंग। फिर मैंडियस रिएक्शन क्या होती है, या फिर हाउ कैन यू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, देखिए। या फिर होफमान्स ब्रोमाइड रिएक्शन, ये आपको डायरेक्टली देगा, इसमें कुछ नहीं घुमाएगा आपको, वो डायरेक्टली देगा। होफमान्स ब्रोमाइड रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखो। फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन डायरेक्टली बोलेगा। अच्छा, डिस्कस हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, जैसे मैंने आपको बोला डिस्कस हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सेम आप देखोगे एनिलीन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन हमारे पास हैं। फिर डायज़ोनियम साल्ट्स की अगर हम बात करें, डायज़ोनियम साल्ट्स होते क्या हैं, डाईएज़ोटाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, या फिर ऐसे देगा आपको, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सो ये एंड ये इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। फिर इसी में आपको क्या देखना है, जो डायज़ोनियम साल्ट्स हैं या फिर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स हैं, इसी में आप सैंडमेयर्स एंड गेटरमैन रिएक्शन देखोगे, कहाँ पे हम CuCl एंड कहाँ पे हम कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं। फिर लास्ट पे हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन बताइए, काफ़ी इजी यूनिट है आपका। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये 3 स्ट्रक्चर आपको देखने हैं। फिर एनी 3 केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, देन प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड प्रोटीन्स एंड अमाइन्स कैसे डिफर करते हैं, देन क्लासीफाई करिए अमाइनो एसिड्स को, एंड 2 अमाइनो एसिड्स के आप स्ट्रक्चर बता दिए। फिर प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, आप इनको कैसे क्लासीफाई करोगे ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेशली यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो आपको अच्छे से बनाना होता है अपने पेपर में। फिर डिफ्रेंशिएट करिए बिटवीन RNA एंड DNA, एंड विटामिन हमारे पास क्या होते हैं, इनके सोर्सेस एंड डिफिशिएंसीज। कोई भी विटामिन A, B, C, D, K, E कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसके सोर्सेस हमारे पास सोर्सेस क्या है, यानी कि आपको कहाँ से मिलेगा, किस फूड से मिलेगा, एंड डेफिशिएंसी डिजीज हमारे पास क्या क्या होती हैं, ये आपको करके जाना है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपने कुछ भी, या फिर अगर आपने किसी टॉपिक या फिर यूनिट को छोड़ना, अगर आप सोच रहे हो दिमाग में उसको छोड़ना, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, आप इजीली 90% अपने एग्जाम में स्कोर करके आओगे केमिस्ट्री में, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्कोर 90% इन केमिस्ट्री, डेफिनेटली आप करके आओगे। अपने आप के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, एंड ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक यू ऑल।